करुणा नगर के राजा जयदीप के 3 पुत्र थे, विजयदीप, अभयदीप और अजयदीप। विजयदीप और अभयदीप राग रंग में डूबे रहते, जबकि अजयदीप दिन भर रथ में घूमता और शाम को मछलियों को आटे की गोलियां खिलाता। राजा अपने बेटों से बहुत दुखी रहता था। एक दिन जब वो उदास बैठा था तो राजकीय उद्यान का मालिक घबराया हुआ राजा के पास आया और उनसे बोला, महाराज, अनहोनी हो गई। राजकीय उद्यान से 4 आम के पेड़ अचानक गायब हो गए। क्या कह रहे हो माली? इतने बड़े बड़े आम के पेड़ कोई उखाड़ कर कैसे ले जा सकता है? महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। कल रात तक सब ठीक था, लेकिन आज सुबह चारों पेड़ अपनी जगह से गायब मिले। ये तो बेहद ही अजीब बात है। चलो हम खुद चलकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। माली के साथ राजा जयदीप उद्यान की ओर बढ़े। बाग में पहुंचकर राजा ने चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर माली से कहा, माली, कल रात जो पहरादार राज उद्यान में पहरा दे रहा था, उसे तुरंत ही बुलाओ। जैसी आपकी आज्ञा। कुछ ही देर में पहरेदार हाजिर हो गए। तुम लोग पहरा दे रहे थे, फिर भी उद्यान से 4 आम के पेड़ चोरी हो गए। आखिर ये कैसे हुआ? महाराज, आधी रात तक सब कुछ सामान्य था। हम पहरा पर थे, लेकिन वे सुगंध इतनी तीव्र और विचित्र थी कि हम सब बेहोश हो गए। ये तो तुमने बड़ी अजीब बात बताई है पहरादार। जी महाराज जी, जब हमारी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी महाराज, और आम के पेड़ चोरी हो चुके थे। ये सुनकर राजा जयदीप सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने उसी समय पहरेदारों को कड़ा निर्देश दिया, आज की रात तुम लोगों को पूरी तरह से सतर्क रहना होगा। चोर को हर हाल में पकड़ना है। जी महाराज, हम पूरी मुस्तैदी से पहरा देंगे। ये आदेश देकर राजा जयदीप उद्यान से चले गए। लेकिन अगली सुबह माली फिर घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया और फिर राजा से बोला, महाराज, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। अब फिर से अपना काम कर गए चोर। क्या फिर से चोरी? हाँ जी महाराज, इस बार चोर सेब के 4 पेड़ चोरी करके ले गए। लेकिन हमने तो पहरादारों को पूरी तरह से सतर्क रहने का सख्त आदेश दिया था, फिर उनके होते हुए चोरी कैसे हो गई? महाराज, पहरादार पूरी मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे, लेकिन आधी रात के बाद फिर वही रहस्यमय सुगंध फैली और सारे पहरादार बेहोश हो गए। इस बेहोशी का फायदा उठाकर चोर फिर से पेड़ उड़ा ले गए महाराज। ये कैसे चोर हैं जो पहरादारों को नींद में सुलाकर चोरी कर रहे हैं? अगर ये सिलसिला जारी रहा तो जल्द ही हमारा हरा भरा उद्यान उजागर हो जाएगा। इसके बाद राजा जयदीप ने और भी अधिक पहरेदारों को नियुक्त किया, लेकिन हालत नहीं बदले। जैसे ही आधी रात होती, उद्यान में विचित्र सुगंध फैलती और पहरेदार बेहोश हो जाते। जब तक उनकी बेहोशी टूटती, चोर अपना काम कर चुके होते। ये देखकर राजा जयदीप बेहद परेशान हो गए और सोचने लगे, हमारा राजमहल का उद्यान पूरे राज्य में सबसे सुंदर और भव्य है, लेकिन अगर यही हाल रहा तो वे दिन दूर नहीं जब यहाँ सिर्फ उजाड़ और वीरानी रह जाएगी। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता हूँ, लेकिन राजकीय उद्यान को इस तरह उजाड़ने नहीं दूंगा। इसी विचार के साथ राजा जयदीप ने पूरे राज्य में एक महत्वपूर्ण घोषणा करवाई। सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी राजकीय उद्यान के पेड़ चुराने वाले चोरों को पकड़ कर लेके आएगा,
महाराज जयदीप उसे अपना संपूर्ण राज्य सौंप देंगे। सुनो सुनो सुनो। ये लगता है महाराज जयदीप के दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है। भला पेड़ के चोरों को पकड़ने के बदले कोई अपना पूरा राज्य छोड़ सकता है क्या? जब इतने अनुभवी पहरादार चोरों को नहीं पकड़ पाए तो आम लोग भला क्या पकड़ लेंगे? इस घोषणा को सुनकर राजा के दो पुत्र विजयदीप और अभयदीप भी बेचैन हो उठे। विजय भैया, सुना तुमने? पिताजी ने ऐलान किया है कि जो चोरों को पकड़ेगा उसे करुणा नगर का राजा बना देंगे। हाँ सुना तो है, लेकिन हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? भैया, अगर कोई बाहरी व्यक्ति चोर को पकड़ने में सफल हो गया तो हमारी तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, है ना? वह करुणा नगर का राजा बन जाएगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। इससे बेहतर यही होगा कि हम खुद इस पहरादारी का जिम्मा ले लेते हैं। क्या पता हम ही चोरों को पकड़ ले। हाँ वैसे अभयदीप, तुम कह तो ठीक रहे हो। हमें पिताजी के पास जाकर इस बारे में बात करनी चाहिए। चलो भैया, देर नहीं करनी चाहिए। उसी समय विजयदीप और अभयदीप राजा जयदीप के पास पहुंचे। उन्हें देखकर राजा ने कड़े स्वर में पूछा, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? पिताजी, हमारे रहते आपने ऐसी घोषणा क्यों करवाई कि जो भी राज उद्यान के चोरों को पकड़ेगा उसे करुणा नगर का राजपाट सौंप दिया जाएगा? क्या हम मर गए हैं पिताजी, जो आप उद्यान की सुरक्षा का सारा बाहर के लोगों पर डाल रहे हैं? हाँ, हम आपको विश्वास देते हैं, आज की रात हम चोरों को जरूर पकड़ लेंगे। विजयदीप, तुम्हारे मुंह से ऐसी बहादुरी की बात बहुत ही अजीब लगती है। ये सुनकर विजयदीप झुंझला गया और बोला, पिताजी हमें एक मौका तो देकर देखिए। ठीक है, अगर तुम दोनों इस जिम्मेदारी को निभाना चाहते ही हो तो राज उद्यान की पहरादारी का भार मैं तुम्हें सौंपता हूँ। लेकिन याद रखना, यदि चोर को पकड़ने में तुम असफल हुए तो तुम्हें करुणा नगर छोड़कर किसी दूसरे राज्य में जाना होगा और फिर जीवन भर हमें अपना मुंह नहीं दिखाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा पिताजी, हम चोरों को पकड़ कर ही रहेंगे। उसी रात दोनों भाई राज उद्यान की रखवाली के लिए पहुंचे। वो आपस में बात करने लगे। भैया, अगर हम चोरों को पकड़ लेते हैं तो करुणा नगर का राजा कौन बनेगा, तुम या मैं? जाहिर है राजा तो मैं ही बनूंगा, क्योंकि बेटा मैं तुमसे बड़ा जो हूँ। लेकिन निराश मत हो, मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बना दूंगा। तब मेरे बाद तुम राज्य के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होगे। ठीक है भैया, मैं प्रधानमंत्री बनकर ही संतुष्ट रहूंगा। आधी रात होने पर अचानक विजयदीप बेचैन होकर बोला, अभयदीप, ये कैसी हवा चल रही है? मेरी तो आंखें भरी आ रही है। नींद के मारे मैं जाग नहीं पा रहा। भैया, मेरा भी यही हाल हो रहा है। लाख कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आंखें खुल ही नहीं रही है। अगले ही पल दोनों भाई बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब सुबह उनकी बेहोशी टूटी तो विजयदीप हड़बड़ाकर उठा। अरे, हमारे आसपास से तो सारे पेड़ गायब हैं। इसका मतलब रात में चोर फिर से आ चुका है। हाँ भैया, साफ दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा? अब क्या होना है, समझ लो कि करुणा नगर की राजगद्दी हमारे हाथों से गई। आए, ये तो बहुत बुरा हुआ। दोनों भाई मुंह लटकाए राजा जयदीप के पास पहुंचे। उनकी कहानी सुनकर राजा क्रोधित हो उठे। निकम्मे, मुझे तुमसे इसी की उम्मीद थी। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। शर्मिंदा होकर दोनों भाई सिर झुकाकर कक्ष से बाहर चले गए।
दूसरी ओर दिन भर इधर उधर घूमने के बाद राजा का सबसे छोटा पुत्र अजयदीप हमेशा की तरह आटे की गोलियां लेकर नदी के किनारे पहुंचा। किनारे पर बैठकर वो मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने लगा। तभी अचानक पानी में हलचल हुई और एक विशाल सुनहरी मछली पानी की सतह पर आई। राजकुमार अजयदीप, मैं मछलियों की रानी हूँ। तुम बरसों से हमें आटे की गोलियां खिलाते आए हो और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें एक बड़ा उपहार देना चाहती हूँ। मछली रानी, तुम मुझे भला क्या दे सकती हो? राजकुमार, मैं तुम्हें इस राज्य का राजा बना सकती हूँ। क्या? हाँ राजकुमार, क्या तुम जानते हो कि इन दिनों राज उद्यान से पेड़ क्यों चोरी हो रहे हैं? नहीं, लेकिन ये जरूर कोई रहस्यमय बात है। तो सुनो, ये पेड़ कोई साधारण चोर नहीं बल्कि पाताल लोक के सेवक चुरा रहे हैं। वो रात में आकर राज उद्यान से पेड़ उखाड़कर पाताल लोक ले जाते हैं। क्या? लेकिन वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसकी एक मजेदार कहानी है। 1 महीने पहले पाताल लोक का राजा पृथ्वी लोक की सैर पर आया था। घूमते घूमते उसकी नजर करुणा नगर के राजकीय उद्यान पर पड़ी। पहरेदारों की नजर बचाकर वो भीतर चला गया और वहाँ के फलों का स्वाद चखा। फिर क्या हुआ? उन फलों का स्वाद इतना अनोखा और लाजवाब था कि पाताल लोक का राजा उन पर मोहित हो गया। लेकिन वो हर दिन पृथ्वी पर आकर फल खा नहीं सकता था, इसीलिए उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि राज उद्यान के सभी फलदार पेड़ पाताल लोक ले जाए। ओह, तो चोर पाताल लोक से आते हैं। हाँ राजकुमार, और तुम्हें पता है वो कैसे चोरी करते हैं? कैसे? जब पाताल लोक के सेवक उद्यान में उतरते हैं तब वातावरण में एक रहस्यमय सुगंध फैला देते हैं। उस सुगंध का असर इतना गहरा होता है कि सभी पहरेदार बेहोश हो जाते हैं और जब तक उनकी बेहोशी टूटती है तब तक चोर अपना काम करके पाताल लोक लौट चुके होते हैं। अजीब बात है, लेकिन मछली रानी, तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? क्योंकि आज रात तुम्हें ही पाताल लोक के सेवकों को पकड़ना है। मैं भला उन्हें कैसे पकड़ सकता हूँ? अजयदीप, तुम कुछ देर यही किनारे पर ठहरो। मैं नदी की तलहटी से तुम्हारे लिए कुछ चीजें लाने जा रही हूँ। इन्हें पास में रखकर तुम आसानी से पेड़ों के चोरों को पकड़ सकते हो। इतना कहकर मछली रानी पानी में डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वो पानी की सतह पर लौटी और अपने मुंह में दबाई हुई वस्तुएं किनारे पर उगल दी। राजकुमार, इस माला को अपने गले में पहन लो और इस मणि को उठा लो। मछली रानी, ये कैसी माला और मणि है? राजकुमार, ध्यान से सुनो। ये माला पहनकर तुम राजकीय उद्यान में पहरा देने जाओगे। इसका प्रभाव ये होगा कि तुम पर नशीली सुगंध का असर नहीं पड़ेगा, जिससे तुम बेहोश नहीं होगे। ये मणि जैसे ही तुम पाताल लोक के सेवकों की ओर करोगे, वो वही के वही पृथ्वी पर चिपक जाएंगे और हिल भी नहीं सकेंगे। इस प्रकार तुम बड़ी आसानी से चोरों को पकड़ सकते हो और करुणा नगर के राजा बन सकते हो। मछली रानी, तुमने तो मुझे अद्भुत चीज दी है। मछली रानी ने अब अपना मुंह खोला और एक अंगूठी किनारे पर गिरा दी। अजयदीप ने तुरंत ही अंगूठी पहन ली। जैसे ही अंगूठी उसकी उंगली में आई, उसमें एक नई ऊर्जा आ गई। मछली रानी, तुमसे बात करने में मैंने बहुत समय लगा दिया। अब मुझे महल जाकर पिताजी महाराज से अनुमति लेनी होगी कि आज की रात मैं उद्यान की पहरादारी करूं। शाबाश राजकुमार, देखा अंगूठी का प्रभाव। इसे पहनते ही तुम्हारा निकम्मापन समाप्त हो गया
और अब तुम राजकीय उद्यान की रक्षा के लिए तैयार हो। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ मछली रानी। तुमने मुझे 3 अनमोल वस्तु दी है। इसके बाद अजयदीप मछली रानी से विदा लेकर महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचते ही वो सीधा राजा जयदीप के पास गया। उसे देखकर राजा मुस्कुराए और बोले, आओ आओ राजकुमार अजयदीप, आओ। क्या मछलियों को आटे की गोलियां खिलाकर लौट आए? जी पिताजी महाराज। तो जाओ अपने शयन कक्ष में विश्राम करो, तुम बहुत ही थक गए होगे। पिताजी महाराज, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज रहते हैं क्योंकि मैं अब तक कोई भी सार्थक कार्य नहीं कर सका, लेकिन आज मैं खुद ये बोलूंगा कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपको कष्ट हो। आज तो तुम थोड़े बदले बदले से दिख रहे हो। अच्छा बताओ, इस समय तुम मेरे पास क्यों आए हो? पिताजी महाराज, आज की रात मैं राजकीय उद्यान में पहरा दूंगा और चोरों को पकड़ के ही रहूंगा। हाँ, तो तुम भी अपने भाइयों की तरह चोरों का पता लगाना चाहते हो? हाँ पिताजी, भले ही मेरे दोनों भाई असफल रहे हो, लेकिन आज मैं चोरों को पकड़ ही लूंगा। बस आप मुझे उद्यान में पहरा देने की अनुमति दे दे। ठीक है, अपनी कोशिश करके देख लो। रात होते ही अजयदीप ने जादुई माला अपने गले में पहनी और मणि को जेब में रखकर उद्यान की ओर चल पड़ा। आज पाताल लोक के सबकी खैर नहीं, देखते हैं कि वो कैसे बचकर जाते हैं। फिर अजयदीप उद्यान में पहरा देते हुए इधर उधर घूमने लगा। आधी रात होते ही उसे घोड़े के टापों की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज, लगता है घोड़े आ रहे हैं। जल्दी करो, एक एक करके पेड़ उखाड़ लो, चलो। लेकिन इससे पहले कि पाताल लोक के सेवक पेड़ उखाड़ पाते, अजयदीप ने फुर्ती से मणि निकाली और उनकी ओर कर दी। जैसे ही मणि की चमक पाताल लोक के सेवक पर पड़ी, उन्होंने अपने कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन अरे ये क्या, हमारे कदम तो जमीन से चिपक गए हैं। हम हिल भी नहीं पा रहे। तो तुम ही वो चोर हो जो हर रात हमारे उद्यान के पेड़ उखाड़ कर ले जाते हो, लेकिन आज देखता हूँ कि तुम लोग पेड़ कैसे उखाड़ते हो। राजकुमार, कृपया करके इस मणि को अपनी जेब में रख लीजिए। इसके कारण ही हम पृथ्वी से चिपक कर रह गए हैं। नहीं, मैं इस मणि को जेब में नहीं रखूंगा। राजकुमार, हमारी बात मान लो। हम कसम खाते हैं कि आज के बाद कभी भी तुम्हारे उद्यान में चोरी करने नहीं आएंगे। यह सुनकर अजयदीप कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने मणि को अपने जेब में रख लिया। ऐसे करते ही घुड़सवार और उनके घोड़े के पैर जमीन से अलग हो गए। वो राहत की सांस लेते हुए बोले, राजकुमार जयदीप, अपने दोनों भाइयों से सावधान रहना, वे बहुत ही दुष्ट हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? तो सुनो राजकुमार, राजा जयदीप ने घोषणा की है कि जो चोरों को पकड़ कर ले आएगा वह करुणा नगर का राजा बनेगा। अब जब तुम इस कार्य में सफल हो चुके हो तो तुम्हारे दोनों भाई तुमसे ईर्ष्या करने लगेंगे। वे षड्यंत्र रचकर तुम्हें कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर भेज देंगे। तुम्हारे पीछे से वे राजा जयदीप और महारानी हीरावती को कैद कर लेंगे और करुणा नगर की गद्दी पर कब्जा जमा लेंगे। ओह, तो मेरे भाई इतनी नीचता पर उतर सकते हैं? मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज ही जाकर उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। राजकुमार, इतनी जल्दबाजी मत करो। विजयदीप और अभयदीप एक दिन अवश्य अपने कर्मों का फल भोगेंगे, लेकिन अभी नहीं। उन्हें अपनी चाल चलने दो। समय आने पर तुम्हारे ही हाथों से उनका अंत होगा। ठीक है, मैं उन्हें अभी नहीं मारूंगा।
इसके बाद घुड़सवारों ने एक विशालकाय जानवर का निर्माण किया। फिर उन्होंने कहा, राजकुमार, अब हम घोड़ों पर सवार होकर पाताल लोक लौट जाएंगे। तुम इस जानवर के पैर से बांध दो और राजा जयदीप से कहना कि यही जानवर पैर उखाड़ कर ले जाता था। ठीक है? इस तरह तुम्हारी बात भी रह जाएगी और हम भी बच जाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। इसके बाद पाताल लोक के सेवक ने उसे एक चमत्कारी तलवार देते हुए कहा, राजकुमार, ये चमत्कारी तलवार अपने पास रख लो। इस तलवार से एक ही बार में दुश्मन का काम तमाम हो जाएगा। याद रखना, इसका वार कभी भी खाली नहीं जाता। अच्छा, अब हमें विदा दो। अगले ही पल चारों घुड़सवार घोड़े पर सवार होकर पाताल लोक की ओर चल पड़े। जब वे आंखों से उज्जवल हो गए, तब अजयदीप महल की ओर लौट आया। महाराज, यही है पैरों का चोर। यही हर रात को उद्यान से पैर उखाड़ कर ले जाता था। अच्छा, तो यही है चोर। बेटा जयदीप, मैं तो तुम्हें निकम्मा समझता था, लेकिन तुम तो बहुत योग्य निकले। पिताजी, ये सब आपके आशीर्वाद का फल है। उसी दिन राजा जयदीप ने दरबार में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। प्रजागणों, हम ये घोषणा करते हैं कि हमारे बाद राजकुमार अजयदीप करुणा नगर के नए राजा बनेंगे। विजयदीप भैया, ये तो हमारे लिए डूब मरने वाली बात हो गई। हमारे होते हुए छोटे भाई अजयदीप राजा बनेगा। अभयदीप, तुम सही कह रहे हो। इस समय भाग्य पूरी तरह से अजयदीप के साथ दे रही है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। मैं वो सांप हूँ जिसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि करुणा नगर का राजा अजयदीप बनेगा या फिर मैं। इस घटना के कुछ ही दिन बाद की बात है। विजयदीप और अभयदीप अजयदीप के पास पहुँचे और मुस्कुराते हुए बोले, करुणा नगर राज्य के भाभी महाराज, उनको मेरा प्रणाम। बड़े भैया, ऐसा कहकर मेरा मजाक मत उड़ाइए। और इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात है? हाँ, एक न एक दिन तो तुम राजा बनने ही वाले हो, इसलिए तुम्हें अभी से राजाओं वाले कार्य करने होंगे। आपका तात्पर्य क्या है बड़े भैया? हाँ, तो सुनो, जीतपुर की राजकुमारी कामाक्षी का स्वयंवर होने वाला है। हमने सुना है कि वे बहुत ही खूबसूरत और बुद्धिमान है। हम चाहते हैं कि तुम स्वयंवर में जाओ और उसे अपनी रानी बना कर लाओ। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। राजकुमार अजयदीप जीतपुर के लिए रवाना हुआ, जहां राजकुमारी कामाक्षी का स्वयंवर आयोजित था। उधर करुणा नगर में विजयदीप और अभयदीप राजा जयदीप के पास गए और बोले, पिताजी महाराज, आज से आप और माँ हमारे कैदी हैं और आज से करुणा नगर का नए राजा हम हैं। क्या बक रहे हो? जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मेरे एक इशारे पर मेरे सैनिक तुम्हारी गर्दन उड़ा सकते हैं। अच्छा, तो जरा हम भी देखें कि आपके सैनिक कितने वफादार हैं। देखिए कैसे आपकी सेना आपकी मदद करते हैं। हाँ, दिखाइए दिखाइए। सैनिकों, विजयदीप और अजयदीप को गिरफ्तार कर लो। राजा का आदेश सुनते ही सैनिकों ने सिर झुका लिया। ये देखकर राजा क्रोधित हो उठा। नमक हराम, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? महाराज क्षमा करें, लेकिन आज से हम आपके नहीं, राजा विजयदीप के सैनिक हैं। अच्छा, तो बात यहाँ तक बढ़ चुकी है। सैनिकों, इस बूढ़े राजा और महारानी को पकड़कर कारागार में डाल दो। सैनिकों ने तुरंत ही राजा जयदीप और महारानी हीरावती को काल कोठरी में कैद कर दिया। मुझे तो खुद पे बड़ा शर्म आ रहा है कि मैंने ऐसे दुष्ट बेटों को जन्म दिया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। महारानी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। ये तो
तकदीर का खेल है। उधर राजकुमार अजयदीप अपनी पत्नी कामाक्षी के साथ करुणा नगर लौट रहा था। जैसे ही उसका रथ करुणा नगर पहुंचा, प्रजा ने उसे बुरी खबर सुनाई। राजकुमार, गजब हो गया। आपकी अनुपस्थिति में विजयदीप और अभयदीप ने राजा और महारानी को कैद कर लिया है और स्वयं राजा बन बैठे हैं। इसका अंदाजा तो मुझे पहले ही हो गया था। चलो अब मैं उन्हें देखता हूँ। कुछ ही देर में अजयदीप और कामाक्षी दरबार में आ पहुंचे। अजयदीप, तो तुम राजकुमारी कामाक्षी को भगाकर तो नहीं ले आए? हाँ, जीत कर ले आए हो ना? हाँ भैया, लेकिन मेरी अनुपस्थिति में तुमने पिताजी और माता को कैद कर कर जो किया वो बिल्कुल सही नहीं था। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, तुम हमें मारोगे? हाँ? देखते हैं तुम हमें कैसे मारते हो। करुणा नगर की पूरी सेना अब हमारे साथ है। ये सुनकर अजयदीप ने चमत्कारी तलवार से एक ही बार में विजयदीप तथा अभयदीप दोनों को मौत के घाट उतार दिया। और इसके बाद अजयदीप ने राजा जयदीप और महारानी को कारागार से मुक्त किया। पिताजी, महारानी माँ, ये कामाक्षी है, जीतपुर की राजकुमारी और अब मेरी पत्नी। बेटा, तुमने न केवल राज्य को बचाया बल्कि इस सुयोग्य रानी को भी चुना। आज मैं अपने जीवन का सबसे गौरवशाली निर्णय लेने जा रहा हूँ। प्रजागणों, आज से करुणा नगर का राजा मेरा पुत्र अजयदीप होगा। उसने न केवल अपनी बुद्धिमत्ता से राज्य की रक्षा की बल्कि ये सिद्ध भी किया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो धैर्य और करुणा से शासन करे। राजा बनने के बाद अजयदीप ने अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाया। इससे राजा जयदीप अत्यंत प्रसन्न हुए कि उनका एक पुत्र इतना काबिल निकला। अब राजा जयदीप, महारानी अजयदीप और रानी कामाक्षी ने साथ मिलकर सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत किया।